पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, पहले जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री, फिर पिथौरागढ़ में करेंगे जनसभा। जातीय गणना के डेटा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस, कोर्ट ने जनवरी 2024 तक मांगा जवाब। एनसीपी सिंबल पर इलेक्शन कमीशन में सुनवाई, अजीत गुट ने महाराष्ट्र के 42 विधायकों के समर्थन का किया दावा, 9 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 2-3 दिन में तारीखों के ऐलान की उम्मीद, 15 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच हो सकती है वोटिंग। सिक्किम बाढ़ में अब तक 11 सैन्य कर्मियों सहित 51 की मौत, आईटीबीपी के जवानों ने 68 लोगों को बचाया, रेस्क्यू अभी भी जारी। 2000 के नोट बदलने के आज आखिरी दिन, अभी 12,000 करोड़ की करेंसी आना बाकी, आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में कुछ सुविधाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करेंगे खबरों की ओर और शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर से, जहां 2000 के नोट वापसी का आज आखिरी दिन है। बता दें कि 2000 के नोट वापसी का आखिरी दिन है आज। खबर दिल्ली से, जहां पहले 30 सितंबर नोट बदलने की आखिरी तारीख थी। 30 सितंबर नोट बदलने की आखिरी तारीख थी। आरबीआई ने 7 दिनों का अतिरिक्त समय दिया था। बता दें कि अब तक 87% नोट बैंकों में वापस आए हैं। आरबीआई की तरफ से बताया गया है कि अब तक 87% नोट बैंकों में वापस आए हैं। 2000 रुपए के 87% नोट बैंकों में जमा हुए हैं। शेष को अन्य मूल्य के नोटों से बदला गया है। 12,000 करोड़ रुपए अभी भी वापस नहीं आए हैं। आरबीआई की तरफ से बताया गया है कि 12,000 करोड़ रुपए अभी भी वापस नहीं आए हैं, यानी कि करीब 2,000 के कुछ अभी भी नोट ऐसे हैं जो आरबीआई के पास वापस नहीं आए हैं। बता दें कि नोट बदलने की आखिरी तारीख पहले 30 सितंबर थी, जिसके बाद आरबीआई ने ऐलान करके इन नोटों को बदलने की आखिरी तारीख आज यानी कि 7 सितंबर तक बढ़ा दी थी। यानी कि आज यानी कि 7 सितंबर को आखिरी दिन है नोट बदलने का। आरबीआई ने 7 दिनों का अतिरिक्त समय दिया था। अब तक 87% नोट बैंकों में आए हैं वापस। अब तक 87% नोट बैंकों में वापस आए हैं। वहीं 2000 रुपए के 87% नोट बैंकों में जमा हुए हैं। आरबीआई की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं। शेष को अन्य मूल्यों के नोटों से बदला गया है। बता दें कि कुछ नोट वापस बैंकों में जमा किए गए हैं, तो वहीं कुछ नोटों को अन्य मूल्यों के नोटों के साथ बदला गया है। 2000 के नोट वापसी का आज है आखिरी दिन। पहले ये तिथि 30 सितंबर थी, जिसके बाद आरबीआई ने इस तारीख को बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी थी। 7 दिन का समय दिया था आरबीआई ने, जिस पर आज यानी कि 7 अक्टूबर आखिरी दिन है अपने नोट बदलने का। 2000 के नोट बदलने का आज है आखिरी दिन। अब तक 87% नोट बैंकों में वापस आए हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी और प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं प्रवेश का। प्रवेश, जानना चाहेंगे कि आज आखिरी तारीख है और अभी तक सिर्फ 87% नोट ही बैंकों में जमा हो पाए हैं। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 2016 में ये 2000 का नोट जो है लॉन्च किया गया था। 500 का नोट जो है उससे पहले, 1000 का नोट जो उससे पहले बंद किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 30 सितंबर लास्ट डेट होने के बावजूद भी आरबीआई को जितनी उम्मीद थी या ये कहे जितना पैसा वापसी आना था उतना वापस नहीं हुआ, जिसकी वजह से आरबीआई ने 7 दिन और बढ़ा दिए थे, जिसको आज 7 अक्टूबर है, आज लास्ट दिन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाजार में 2000 के नोट का चलन 2 दिन पहले से ही बंद हो चुका था। पेट्रोल पंप हो या बात करें व्यापारियों की, तो उन्होंने 2000 का नोट लेना बंद कर दिया था। और अभी भी आरबीआई की तरफ से बताया गया है कि सिर्फ 87% जो है 2000 के नोट वापस जमा हुए, लेकिन अभी उनकी संख्या ज्यादा है और उनको अभी और आना है। तो उम्मीद अभी ये लगाई जा रही है कि हो सकता है कि आरबीआई अभी इसकी डेट और बढ़ा दे। लेकिन मैं आपको बता दूं, भले ही आज 7 तारीख है और आज आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन है उसकी तरफ से जो है नोट का चलन का आखिरी दिन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं और आरबीआई लगातार
2000 के नोट के लिए जिसको जमा करना है वो जा सकता है, उसके वहां पर किसी प्रकार की रोक या मनाही बिल्कुल भी नहीं है। जी जी, रुक करते हैं भरत का। भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल अभी लखनऊ में क्या स्थिति है? क्या अभी भी लोग नोट बदलवाने के लिए बैंकों में पहुंच रहे हैं, या फिर अभी मार्केट में नोट लेने जाना और देना बंद हुआ है या नहीं? देखिए, बिल्कुल नोट अगर बात करें 30 सितंबर से पहले ही लोगों ने लेना बंद कर दिया था, क्योंकि जो पहले जानकारी थी कि 30 सितंबर के बाद नोट का चलन बंद हो जाएगा, उसको लेकर 2-3 दिन पहले ही 30 सितंबर से लोगों ने नोट का जो आदान प्रदान है वो बंद कर दिया था। फिलहाल अगर बात करते हैं, आज आखिरी दिन है, बैंकों में हो सकता है भीड़ देखने को मिले, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है आरबीआई ने काफी दिया था, उस बीच से लोगों ने नोट चेंज करवाए। अगर बात करें 96% नोट है वो बैंक में पहुंच चुके हैं, जिसमें से 87% नोट बैंक में जमा हुए हैं, जबकि 13% नोट की बात करें, 13% नोट से छोटे नोटों में कन्वर्ट किया गया है। अगर बात करें 3.43 लाख करोड़ जो बात करते हैं, ये नोट बैंक में पहुंचे हैं। अभी भी अगर बात करें, लगभग 12,000 करोड़ के जो नोट है वो बैंक में नहीं पहुंचे हैं। वो एक कहा जा सकता है कि ये कोई काली जमा पूंजी है या जी। अन्य किस तरीके से नोट नहीं पहुंचे, ये एक जांच का विषय है, क्योंकि आरबीआई भी उन नोटों को देखेगी या फिर नोट को सिर्फ जलाया जाएगा किनके पास नोट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम है 12,000 करोड़ की, तो अभी भी बैंक से दूर है, चेंज नहीं किए जा सकते हैं। आज देखना ये होगा कि 12,000 करोड़ रुपए 2000 के जो नोटों में आज कितने नोट उनमें से बैंक में पहुंचते हैं। अगर बात करें बैंकों में जो लाइन है, इस बीच देखने को नहीं मिली है जब से ऐलान हुआ था कि 2000 के नोट चेंज किए जाएंगे, क्योंकि उससे पहले ही मार्केट में 2000 के जो नोट है वो कम दिख रहे थे। 500 के नोट तो दिख रहे थे, लेकिन 2000 के नोट बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे थे, और अभी भी आसानी से ही जो लोगों को टाइम मिला था, सुविधा मिली थी, जिस कारण बैंकों के बाहर लाइन देखने को नहीं मिली है। फिलहाल अब आगे क्या होता है, आरबीआई ने, क्योंकि आज लास्ट डेट है 7 अक्टूबर, जिसके आज के बाद नोट नहीं चेंज किए जा सकेंगे, लेकिन हाँ कुछ सुविधा आरबीआई ने दी है कि कुछ सेंटर्स बनाए जहां पर डाक विभाग से या फिर किसी सुविधा से आप नोट चेंज कर सकते हैं। उसमें लिखा पढ़ी जरूर होगी, लेकिन अगर बात करें नॉर्मल जो तरीके से कि आज लास्ट डे है, आज के बाद 2000 के नोटों का चलन और बैंकों में भी नहीं बदले जा सकेंगे। जी बिल्कुल। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर अभी भी लोगों ने नोट नहीं बदले हैं और अभी भी जो करीब 12,000 करोड़ के नोट हैं वो आरबीआई के पास अभी बैंकों में नहीं पहुंचे हैं, तो अगर लोग आज भी आखिरी डेट पर नोट नहीं बदलते हैं, तो क्या आरबीआई फिर एक बार तिथि बढ़ा सकता है, या फिर वो नोट घर पर रखे हुए रद्दी हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कल जो है एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के मुताबिक कई व्यापारी ये चाहते थे कि अभी डेट बढ़े, क्योंकि उनका कहना था कि जो लोग होते हैं विशेष तौर पर दिवाली की खरीदारी करते हैं, दिवाली की खरीदारी में जो है पैसे को घर से बाहर निकालते हैं, तो अगर दिवाली तक का समय अगर आरबीआई की तरफ से उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं नोट का चलन बाजार में जारी रहेगा, और इतना समय मिलने से लोगों में किसी भी तरीके का कोई पैनिक भी नहीं होगा, और बचा हुआ जो आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जो पैसा है वो दबा हुआ है या हुआ है वो भी मार्केट में आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरबीआई भी इस बात को लेकर चिंतित है कि जो नोट आज तक जमा हो जाने चाहिए थे अभी तक वो मार्केट में नहीं पहुंचे हैं, तो वो नोट आखिरकार है क्या, और इसीलिए आरबीआई जो है एक रणनीति के तहत जो है 7 दिन बढ़ाकर, ये सिर्फ एक मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये एक योजना के तहत, जानकारी के तहत था कि इतना पैसा अभी बाजार से गायब है तो आखिर वो कहाँ है, और अगर वो मार्केट में नहीं आ रहा है तो उसकी वजह क्या है। और यही वजह थी कि आरबीआई ने 7 दिन बढ़ाकर उसको ये देखने की कोशिश की थी कि शायद वो पैसा रिवर्स आ जाए, वापस आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, और अभी भी पैसा जो है कहीं ना कहीं लोगों के घर में या किसी रुकावट है, रुका हुआ है, दबा हुआ है। वो पैसा जब तक मार्केट में नहीं आएगा तब तक आरबीआई की जितनी संख्या है नोटों की वो पूरी नहीं होगी, और जब तक संख्या पूरी नहीं होगी तो ये मेरा अनुमान है कि आरबीआई या तो डेट बढ़ाएगा या फिर कोई ना कोई ऐसी रणनीति जरूर लॉन्च करेगा ताकि वो पैसा मार्केट में आ जाए या बैंक में आ जाए, किसी प्रकार आरबीआई के पास पहुंच जाए। जी बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहेंगे भरत कि जो तिथि है आरबीआई ने ये 2000 के नोट बदलने की, वो काफ़ी टाइम पहले ही मई में ही अनाउंस कर दी थी कि पहले 30 सितंबर आखिरी तिथि होगी, तो जाहिर सी बात है किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन क्या फिर भी कोई ऐसी सूचना सामने आई है जिसमें किसी को 2000 के नोट बदलने में परेशानी हो रही हो? देखिए, जब हम लोगों ने रियलिटी चेक किया, बैंकों में गए, बैंकों में लोगों से बात करी और हम लोगों ने बैंकों के मैनेजर से बात करी, तो उन्होंने साफ तौर पर ये पहले ही कह दिया था कि किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ रही। जब आम नागरिक से बात करी तो उन्होंने कहा था कि हमको सीधे बैंक जाते हैं, अपनी पेमेंट को जमा कर देते। जो पैनिक की स्थिति जब पहले नोटबंदी हुई थी, वो स्थिति में लंबी लंबी बैंकों के बाद कतारें देखने को मिली थी, जब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, नोट बंद हो गए थे 500 के,
और ले जाके उसके बाद तो जो स्थिति पैदा होती है उस तरह की स्थिति यहाँ पर किसी प्रकार की देखने को नहीं मिली। लोगों को आसानी से बैंकों में जाकर नोट बदलने के लिए टाइम मिला और लोगों ने जाके नोट को बदला, लेकिन सुविधा मिली लोगों को क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड दिया गया था। उस समय अगर बात करें तो तुरंत रात को अनाउंस किया गया और उसके बाद नोटबंदी कर दी गई। जी, लेकिन बिल्कुल। इस बार 2000 के नोट को बदलने के लिए एक प्रॉपर टाइम दिया लोगों को, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा और बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को नहीं मिली। फिलहाल अभी लोगों को राहत थी क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड मिला था जिससे लोगों को समस्याएं नहीं है। जी जी बिल्कुल भरत, तो फिलहाल किसी प्रकार की कोई समस्या तो देखने को नहीं मिली है। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज 2000 के नोट बदलने का आखिरी दिन है। आज आखिरी तिथि है 7 अक्टूबर, आखिरी तिथि है 2000 के नोट बदल लेने का। उसके फिलहाल अभी तक कोई ऐसी सूचना सामने नहीं आई है कि आरबीआई ने डेट जो है वो बढ़ाई है नोट बदलने को। वहीं आरबीआई ने अपनी तरफ से आंकड़े जारी किए हैं जिसमें उनके अनुसार 12,000 करोड़ के नोट अभी उनके पास वापस नहीं आए हैं। बता दें कि आज 2000 के नोट बदलने की आखिरी तिथि है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है आज। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री के दौरे का आज दूसरा दिन है। वहीं बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज बैठक होनी है, जिसमें जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम भी लेंगे हिस्सा। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा केदारनाथ के दर्शन भी करेंगे। 8 अक्टूबर को यानी कि कल बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर वो आज एक बैठक में हिस्सा लेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बैठक होनी है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही शामिल होंगे, उसको लेकर पहले से क्या कुछ प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। यहाँ पर वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे और बैठक को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। नरेंद्र नगर में बैठक होनी है और जिस तरीके से आंतरिक सुरक्षा की बात करें या तमाम अन्य चीज़ों की बात करें तो वो सारी बातें जो है वो इस बैठक में मंथन में रखी जाएगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है, जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में भाग करेंगे। और आज के अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो उसके बाद फिर सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ और उसके बाद फिर बद्रीनाथ जाने का भी उनका प्रोग्राम है। जी, साथ ही भी जानना चाहेंगे कि जो बैठक हो रही है, क्या उसमें उस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो इसमें संभवतः इसमें ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो इसमें ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ेंगे। तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा 2 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें स्वयं प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपसे थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद फिर बैठक को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जी अंकित, साथ ही आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ दर्शन करने के लिए जाएंगे, साथ ही कल 8 अक्टूबर को वो बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो क्या कुछ मंदिरों में तैयारियां की गई हैं सुरक्षा को लेकर के, और साथ ही जब मुख्यमंत्री दर्शन कर रहे हो तो आम श्रद्धालुओं को भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तराखंड के और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे तो पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है
दूसरे दिन वो सबसे पहले मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में प्रतिभाग करेंगे और इसके बाद करीबन दोपहर 2:40 में केदारनाथ के लिए रवाना होंगे, यानी कि रुद्रप्रयाग के लिए। अभी यहाँ पर पहुंचने के बाद तमाम पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद फिर सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद देर शाम जो आरती है उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिभाग करेंगे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर के मंदिर समिति ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो दोपहर 2:40 में नरेंद्र नगर से रुद्रप्रयाग के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे और इसके बाद फिर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे और कल बद्रीनाथ धाम में उनका पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा भी जो जहाँ तक आपने कहा कि श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, तो देखिए दिन का समय है अवंतिका, और इसमें जो श्रद्धालु की जहाँ तक बात है तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जबकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनके लिए और जो इन जैसे जो वीआईपी जो भी आते हैं श्रद्धालु, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो इसमें जो श्रद्धालु हैं उनको कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल अंकित, श्रद्धालुओं के लिए जाहिर सी बात है कि अलग से व्यवस्था की गई होगी जिससे कि वीआईपी दर्शन भी हो सके और श्रद्धालुओं को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो दर्शन करने में। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां पर आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज वो एक बैठक में शामिल होंगे। उस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां देश के शीर्ष तीरंदाज अब यूपी में दिखाएंगे प्रतिभा। बता दें कि 25 नवंबर से 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जहां अयोध्या में आयोजित की जाएगी सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अयोध्या में होगी प्रतियोगिता। अयोध्या में आयोजित की जाएगी सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें देश के शीर्ष तीरंदाज यूपी में प्रतिभा दिखाएंगे अपनी। यूपी के अयोध्या में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अयोध्या में होनी है प्रतियोगिता। इसमें प्रतिभाग करने सीनियर तीरंदाजी भी पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस प्रतियोगिता का करेंगे शुभारंभ। खबर हम आपको बता दें, जहां 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अयोध्या में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। देश के शीर्ष तीरंदाज अब यूपी में भी दिखाएंगे अपनी प्रतिभा, जिसके चलते 25 से 30 नवंबर के बीच अयोध्या में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाना है। अयोध्या में इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाना है, जिसमें सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह और संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं आरपी का। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की जा रही है तीरंदाजी का, और इसकी तैयारियां लगभग कल से चालू हो गई है। जीआईसी मैदान पे प्रतियोगिता होगी और यहाँ पे 550 पुरुष होंगे और
450 महिलाएं होंगी, लगभग 1000 लोग जो प्रतियोगिता में भाग लेंगे, और जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो भी आएंगे, जो सीनियर है वो भी आएंगे, इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कहीं ना कहीं रामचंद्र नगरी से है तो ये पुराना जो कार्य था, धनुबाण और भाले का जो प्रयोग होता था, उसी के माध्यम से इसको आगाज किया जा रहा है कि रामनगरी अयोध्या में ये इसका कार्य होगा कि पहले भी राक्षसों का वध हुआ तो उसका भी एक नई झलक यहाँ पे मिलेगी। और जो तीरंदाजी प्रतियोगिता है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। जी बिल्कुल। आरपी भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसको लेकर के आज एक बैठक भी की गई थी। कल मुख्यमंत्री के सलाहकार ने एक बैठक ली थी और क्या कुछ तैयारियां होनी है इस पर चर्चा भी की थी, इस पर क्या जानकारी है? देखिए, पहले तो बता दें कि भगवान राम के जो धनुष है उसको भी प्रदेश सरकार जो है महत्व दे रही है। अब तीरंदाज प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो 25 नवंबर से 30 नवंबर तक रहेगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और 30 नवंबर की अगर बात करते हैं, 30 नवंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो समापन करेंगे। इसको लेकर बैठक हुई है, अभी और भी बैठक हुई है, और सर्किट हाउस में जो बैठक हुई है उससे तमाम जो अधिकारी है, जैसे डीएम हो गए और महापौर हो गई और एसएसपी हो गए, तमाम जो लोग हैं वो बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि सर्किट हाउस में ये बैठक होगी जिसमें तमाम जो लोग हैं वो जाएंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सलाहकार है अजीत अवस्थी, वो इस पूरे प्रतियोगिता को देख रहे हैं, और उसमें खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर भी तमाम जो जिम्मेदारी है वो भी जाएगी, क्योंकि 550 खिलाड़ी महिला खिलाड़ी आएंगे और 550 जो खिलाड़ी है वो इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी प्रतियोगिता है जिसमें तमाम जो लोग हैं वो आएंगे, बड़े खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी तमाम जो इंतजाम है वो बैठक में जानकारी दी गई है कि लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को लेकर काफी विकास को लेकर काफी बातें जिस तरह से हो रही थी, अब खिलाड़ियों को भी अयोध्या पे ला रहे हैं, खिलाड़ी भी अयोध्या आएंगे और राम मंदिर के दर्शन करेंगे। जिस तरीके से 25 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रतियोगिता रहेगी, जिसमें तमाम जो खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय स्तर के वो हिस्सा लेंगे। फिलहाल अब जो 1 महीना लगभग अभी बाकी है, 1 से 1.5 महीना, लेकिन तैयारियां हैं वो अब जोरों पे हो रही हैं, क्योंकि खिलाड़ियों की सुरक्षा से जुड़े सवाल है, उनके खान पान से जुड़े सवाल है, तमाम चीजों को लेकर लगातार जो बैठकें आगे और भी देखने को मिल सकती हैं। जी बिल्कुल। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रतियोगिता का क्या फाइनल हुआ है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन किस जगह पर किया जाएगा? साथ ही अगर हो गया है तो वहां पर कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी और किस प्रकार से जो आम जन को दिक्कतों का सामना न करना पड़े जब वो प्रतियोगिता देखने आए, तो उसके लिए क्या कुछ अभी तक तैयारियां की गई हैं या फिर इस पर चर्चा की गई है? जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे ये जीआईसी का बहुत बड़ा मैदान है जहाँ पे प्रतियोगिता की जाएगी, और ये है अयोध्या की कचेरी मिडिल में है। अभी यहाँ की जनता से बात करा रहा हूँ, जिससे जान पाए तब तक काफी उत्साह है यहाँ पे जनता में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कभी अयोध्या में हुई नहीं। तो अभी इन लोगों से बात कराते हैं कितना उत्साह है, क्योंकि कल से भी पूरे अयोध्या में चर्चा का विषय है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई नहीं है। अभी बात कर समाज सेवी है, आप बताइए आप जो प्रतियोगिता हो रही कैसी प्रतियोगिता रहेगी? जो प्रतियोगिता हो रही माननीय उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है भगवान राम के काल में जो है भाला और धनुष से जो है राक्षसों को जिस तरीके वध किया गया है, इसी तरीके से जो है इस नव अयोध्या जिस तरीके से हो रहा है, इसी तरीके जो है राक्षसों का वध माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जाएगा। जी बिल्कुल, बेहद उत्साह की बात है जी, और साथ ही लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है जब से इस प्रतियोगिता के अयोध्या में आयोजित होने की खबर सामने आई है। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि अयोध्या में 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच इस प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। साथ ही इस प्रतियोगिता के समापन पर यानी कि 30 नवंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचेंगे, जो इस प्रतियोगिता का समापन करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को कोर्ट से लगा है झटका। पटियाला हाउस कोर्ट से राघव चड्ढा को लगा है झटका। पटियाला हाउस कोर्ट से राघव चड्ढा को लगा है झटका। कोर्ट से टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश। पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा। बता दें कि कोर्ट से टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। पंजाब से आपके राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा।
आगे बढ़ते हैं, जहां आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे इमरान मसूद। दिल्ली के पार्टी दफ्तर में ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। दोपहर 3 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस में एंट्री से बदलेंगे चुनावी समीकरण। खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। करीब 2 बजे के आसपास कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे कार्यकर्ता। आगे बढ़ते हैं, खबर बुलंदशहर से है, जहां गैंगस्टर अमीरुद्दीन की चल अचल संपत्ति की गई है कुर्क। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट में अमीरुद्दीन की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गिरोह बनाकर अमीरुद्दीन ने अवैध रूप से ये संपत्ति अर्जित की थी। गैंगस्टर एक्ट में अमीरुद्दीन की संपत्ति को किया गया है कुर्क। गिरोह बनाकर अमीरुद्दीन ने अवैध रूप से अर्जित की थी संपत्ति। गांव में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने की कुर्की। थाना सलेमपुर क्षेत्र के गांव चिट्ठा में अमीरुद्दीन के मकान किए गए हैं कुर्क। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से ये संपत्तियां एकत्रित की गई थी। अवैध तरीके से इन संपत्तियों को अर्जित किया गया था। करीब 30,97,000 तक की यह संपत्ति है, जिसे कुर्क कर लिया गया है। गैंगस्टर एक्ट में अमीरुद्दीन की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गिरोह बनाकर अवैध रूप से अर्जित की गई थी ये संपत्तियां, जिनको कुर्क कर लिया गया है। गैंगस्टर एक्ट में अमीरुद्दीन की संपत्ति को किया गया है कुर्क। गिरोह बनाकर अमीरुद्दीन ने अवैध रूप से ये संपत्ति अर्जित की थी। गांव में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने की है कुर्की। थाना सलेमपुर क्षेत्र के गांव चिट्ठा में अमीरुद्दीन के मकान को कुर्क किया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से ये संपत्ति एकत्रित की गई थी। अवैध रूप से ये संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसके बाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मिलकर उसकी संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। गैंगस्टर एक्ट में अमीरुद्दीन की संपत्ति को कुर्क किया गया है। राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने मिलकर उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। जानकारी के अनुसार अवैध रूप से अर्जित की गई थी संपत्ति। 6 अक्टूबर 2023 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के आदेश के अनुपालन में राजस्व टीम के साथ कुख्यात गैंगस्टर अपराधी अमीरुद्दीन पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम चिट्टा और चिरचिटा थाना सलेमपुर जनपद बुलंदशहर द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलाप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित कर सृजित कर की गई चल संपत्ति, जिसकी अनुमानित कीमत 30,97,000 को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जब्त किया। सामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना सलेमपुर। दिल्ली से खबर हम आपको बता दें, जहां पर आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे इमरान मसूद। दोपहर 3 बजे कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस में एंट्री से चुनावी समीकरण बदलेंगे इमरान मसूद। आपको बता दें कि दोपहर करीब 3 बजे कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे इमरान मसूद। आपको बता दें कि दोपहर करीब 3 बजे शामिल हो जाएंगे कांग्रेस में। दिल्ली के पार्टी दफ्तर में करेंगे ज्वाइन। दोपहर 3 बजे कांग्रेस में हो जाएंगे शामिल। कांग्रेस में एंट्री से बदलेंगे चुनावी समीकरण। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर आज दोपहर करीब 3 बजे कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे इमरान मसूद। दिल्ली के पार्टी दफ्तर में ज्वाइन करेंगे इमरान मसूद। बता दें कि पार्टी में शामिल होने के बाद बदलेंगे चुनावी समीकरण। कांग्रेस में एंट्री लेने के बाद बदलेंगे चुनावी समीकरण। आगे बढ़ते हैं, जहां पर विकास प्राधिकरण का गर्जा बुलडोजर। खबर बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, जहां पर गौतम बुद्ध नगर की अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। गौतम बुद्ध नगर के अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर।
दादरी क्षेत्र में कैमराला और चकरसेनपुर में अवैध कॉलोनी की गई है ध्वस्त। 6 बीघा जमीन में बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। शहर प्रोत्साहन योजना के तहत बसा रहे हैं आवासीय कॉलोनी। 6 बीघा जमीन में बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है। शहर प्रोत्साहन योजना के तहत आवासीय कॉलोनी बनाई जा रही थी। बीडीए ने 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। खबर बुलंदशहर से, जहां पर बुलडोजर गरजा है। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर की अवैध कॉलोनियों पर चला है बुलडोजर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर के न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर। विधायक के पति की फर्जी आय प्रमाण पत्र का पूरा मामला है, जिसको के न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था और इस खबर पर अधिकारियों ने लिया है संज्ञान। बता दें कि इस खबर पर अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। तहसील सदर से जारी किया गया था फर्जी आय प्रमाण पत्र। कासगंज विधायक के पति का बनाया गया था फर्जी आय प्रमाण पत्र। खबर चलने के बाद जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान। तहसीलदार को जांच कर निरस्त करने के दिए गए हैं आदेश। तहसीलदार ने तत्काल प्रभाव से प्रमाण पत्र किया कैंसिल। फर्रुखाबाद की सदर तहसील का यह पूरा मामला है, जहां पर एक विधायक के पति का फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाया गया था, जिसको के न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने लिया है इस पूरी खबर का संज्ञान। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। कासगंज विधायक के पति का बनाया गया था फर्जी आय प्रमाण पत्र। खबर चलने के बाद जिलाधिकारी ने लिया है संज्ञान। तहसीलदार को जांच कर निरस्त करने के दिए आदेश। तहसीलदार ने तत्काल प्रभाव से प्रमाण पत्र किया कैंसिल। उसमें हम लोगों ने जांच कराया जो है, और जांच कराने के बाद जो है उसको निरस्त कर दिया गया है। और उसके लिए अगर कोई दोषी होगा, जो भी आदमी दोषी हैं, इस तरीके का अगर जारी किया गया है तो उस पर कार्रवाई होगी। कहीं और भी इसको इस्तेमाल किया गया है? ये अभी इसकी जानकारी नहीं है कि कहीं और इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया है, लेकिन यह है कि जैसे ही जानकारी मिली उसको तत्काल तहसीलदार ने निरस्त कर दिया। खबर मुरैना से, जहां पर अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जाने से बच रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। बीजेपी प्रत्याशी हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जाने से बच रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी हैं नरेंद्र सिंह तोमर। टिकट मिलने के बाद भी बना रखी है विधानसभा क्षेत्र से दूरी। केंद्रीय मंत्री की दिमनी क्षेत्र से दूरी, जनता में बनी चर्चा। वहीं आपको बता दें कि आसपास के कई क्षेत्रों में कर रहे हैं करोड़ों का शिलान्यास, लेकिन वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में आने से बच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री की दिमनी क्षेत्र से दूरी जनता में चर्चा का माहौल बना रही है। आसपास के क्षेत्रों में करोड़ों के शिलान्यास उनके द्वारा किए जा रहे हैं, उसके बावजूद वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जाने से बच रहे हैं। बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी प्रत्याशी हैं, जो कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जाने से बच रहे हैं। वहीं टिकट मिलने के बाद भी उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से बना रखी है दूरी। केंद्रीय मंत्री की दिमनी क्षेत्र से दूरी, जनता में बनी हुई है चर्चा। खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में जाने से बच रहे हैं। टिकट मिलने के बाद भी वो अपने विधानसभा क्षेत्र नहीं जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री की दिमनी क्षेत्र से दूरी, जनता में चर्चा बनी हुई है। वहीं बता दें कि आसपास के कई क्षेत्रों में करोड़ों का शिलान्यास खुद कर रहे हैं। वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जाने से बच रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर।
डिंडौरी में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहों को सामग्री और बोनस वितरण एवं जनजाति सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और जहां अनेक योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करते हुए बैगा भरिया सहरिया विशेष पिछड़ी जाति की महिलाओं को आहार योजना की राशि सिंगल क्लिक से प्रदान की, वहीं मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान अतिथि विद्वानों का आक्रोश फूट पड़ा और मुख्यमंत्री की लाडली बहनों ने मामा के ऊपर झूठे वादे करने और कुछ नहीं करने का आरोप लगाया, भविष्य खराब कर धोखा देने का सड़कों पर आरोप लगाया और महापंचायत में की गई घोषणा पर अमल करने की बात कही, झूठी घोषणा करने की बात भी कही। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान का डिंडौरी नगर में आगमन हुआ। हेलीपैड कॉलेज ग्राउंड से सभा स्थल पर पुलिस परेड ग्राउंड तक रोड शो किया गया। को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है और विकास मेरे पास पैसे होते तो मैं भी सामान दे। भाई सगा बहन से राखी बंधवाता है, बेटा भी अभी नहीं के कर लो फिर बाद में मिल जाओ। भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता तो आज सवेरे 450 रुपया मैं रसोई मेरी बहनों कभी आज आने नहीं दूंगा। मैंने कहती थी कि हमारा इनाम आवास प्लस पे भी नहीं है तो सुनना मेरा डाल दे। एसएसपी गुरदासपुर के आदेशों पर गुरदासपुर पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और शहर के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की। इस दौरान बिना कागजात वाले वाहनों के चालान काटे गए और आने वाले वाहनों की भी जांच की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएचओ थाना सिटी गुरमीत सिंह ने बताया कि पंजाब पुलिस ने अवैध ठिकानों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके चलते गुरदासपुर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया और अलग अलग जगहों पर चेकिंग भी की, विशेष नाकाबंदी की गई और बिना कागजात वाले वाहनों के चालान काटे गए। ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰੀਸ਼ ਦਿਆਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਨਣ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਆ ਉਹ ਜੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਂਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਚੌਂਕ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਲਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਈਐਸਆਈਡੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਆਪਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो उस तरीके से ਜਿਹੜੀ ਆ टेक्निकल तौर पे चेकिंग की जा रही है जी। यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां चिकित्सक और अधिवक्ता के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर दोनों पक्ष एसपी के पास पहुंच गए और दोनों पक्षों के लोगों ने न्याय की गुहार लगाकर कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम मंगला बस्ती के सामने क्लिनिक लगाकर मरीजों का इलाज कर रही थी। डॉक्टर अंशुल भौमिक अपनी स्कूटी सड़क किनारे साइड में पार्क किया था, जिसे वहीं के रहने वाले वकील रजनीश सिंह बघेल ने कार निकालने के दौरान हटाने को कहा। इससे पहले कि वह अपनी स्कूटी हटाते, रजनीश सिंह बघेल ने कार से निकलकर अचानक डंडे से डॉक्टर अंशुल भौमिक की पिटाई शुरू कर दी। बाद में उनकी पत्नी किरण बघेल ने भी नर्स के साथ मारपीट की। सिविल लाइन थाने में कल एक वकील और डॉक्टर्स की टीम के बीच मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है। उसके बाद वकील पक्ष भी पहुंचा था कि उनके साथ भी मारपीट हुई है, तो उसमें भी एफआईआर हुआ है।
और डॉक्टर्स पे मार असॉल्ट करने वाले की शिकायत पे भी एक FIR दर्ज हुआ है। आज दोनों पक्ष से प्रतिनिधिमंडल आया था जो ये मांग कर रहे थे कि घटना की निष्पक्ष जांच हो, जिसके लिए मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें घटना में तथ्य पाए जाएंगे उसी के आधार पे FIR में कार्रवाई की जाएगी। ये भी उनका मांग थी कि कुछ लोगों के नाम एक्स्ट्रा जुड़े हैं, जिसकी भी जांच हम लोग करेंगे और रेलेवेंट सेक्शन में फाइनली कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव के समीप ग्राम घरोद में बहुत दिनों से एक खदान का संचालन हो रहा था, लेकिन उस खदान के जाने के रास्ते को लेकर ग्रामीण और मालिक के बीच में विवाद चल रहा है। पूर्व में सीमांकन के दौरान राजस्व विभाग ने ग्रामीणों को बताया था कि यह खदान तक जाने का रास्ता किसान का है। अभी पुनः सीमांकन कराया गया तो राजस्व विभाग ने इसको आम रास्ता बताया, जिसको लेकर राजस्व विभाग और ग्रामीणों के बीच में विवाद खड़ा हो गया। राजस्व विभाग ने कामकाज में अवरोध पैदा करने के मामले को लेकर FIR दर्ज करा दी है। हमारी कार्रवाई जो होनी चाहिए वो घोरदा से होनी चाहिए, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो घोरदा से लड़ रहे हैं। जो हमारे यहाँ जो खनन हो रहा है उसके बिना पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे जो मेघदास साहू जी हैं उनको वो जहाँ वो काम करते हैं, जहाँ उनका क्लिनिक है गठला में, वहाँ से उनको लेके आई है यहाँ, और यहाँ उन्होंने अरेस्ट करके रखा है उनको। और जब हम आए तो हमें ना तो उनका चेहरा दिखाया गया, ना हमसे मिलने दिया गया। घोरदा गांव के लगभग 100 के आसपास ग्रामीण यहाँ पे आए हुए थे थाने में, लालबाग थाने में। तो उनकी मांग थी कि 2 व्यक्तियों को जिन्हें आज पुलिस द्वारा लाया गया था थाने में, उन्हें छोड़ा जाए। और उनकी कुछ पूर्व में सीमांकन हुआ है, एक जगह का वहाँ पे खदान थी, उसके रास्ते के संबंध में विवाद है। तो उनको हमने बताया है कि अगर सीमांकन हुआ है, उनको उससे कोई प्रॉब्लम है या असंतुष्ट हैं तो वो पुनरीक्षण अपना न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। और वर्तमान में पुलिस द्वारा मुचलका निर्धारित करके उनको छोड़ा गया है और लोगों की भीड़ अभी जांच। बिलासपुर के विकास के नाम पर CMD चौक से सत्यम चौक तक 70 करोड़ की लागत से लगभग 2 किलोमीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दे दी गई। लिंक रोड पर प्रस्तावित इस फ्लाईओवर के निर्माण के पीछे ट्रैफिक मैनेजमेंट को वजह बताई जा रही है, लेकिन इस फ्लाईओवर के निर्माण से लगभग 40% आबादी बिलासपुर की प्रभावित होगी। इसी प्रभाव को लेकर आजाद मंच इस फ्लाईओवर के विरोध में उतर चुका है, जिसके लिए आजाद मंच प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस विषय में चर्चा करते हुए जानकारी दी। विकास के नाम पर जब फीसदी जनता अगले 5 सालों में अगर ये योजना आती है तो फिर उस गड्ढे, फिर उस बेतरतीबी खुदाई और फिर एक बेफिजूल की योजना के चंगुल में फंस जाएगी। और 40% जनता विनोबा नगर, विद्यानगर, इमलीपारा, गोड़पारा, सरजू बगीचा, सत्यम चौक, तारापारा, ये सब जनता 40% बिलासपुर की जनता जो उस लिंक रोड की लाइन से निकलती है, ये जिंदगी भर इससे प्रभावित होती रही। दिल्ली के विजय विहार थाना पुलिस ने 2 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इनमें एक आरोपी 48 जबकि दूसरा आरोपी 22 मुकदमे दर्ज है। इनके कब्जे से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन, 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 1 चाकू बरामद किए गए हैं। डीएसपी द्वारा तमाम थाने स्टाफ को दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि जिसके चलते हेड कांस्टेबल मनोज, कांस्टेबल संजीव सोम बाजार रोड पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि 2 संदिग्ध व्यक्ति स्कूटी पर खड़े हुए हैं। पुलिस को आता देख उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पेट्रोलिंग स्टाफ ने उनको पकड़ लिया और थाने लाकर जब दोनों की जांच की गई तो दोनों इलाके के घोषित अपराधी निकले। नारकोटिक्स स्क्वाड जो हमारे ऑपरेशन स्टाफ में है, इसकी टीम ने कल एक
प्रदीप कासनी गैंग है, उसके एक शख्स को जो मेन इनका किंगपिन भी है, इसको गिरफ्तार किया है। उसके साथ 28 हमारे जो पिस्टल्स हैं सेमी ऑटोमेटिक और जो कंट्री मेड हैं, और साथ में 154 लाइव राउंड ये भी बरामद किए हैं। कल रात 8:10 के आसपास हमें पहले जो मुखबरी मिली थी कि कुछ ये प्रदीप कासनी गैंग के लोग जो कि दिल्ली में यहाँ मजनू का टीला इलाके के आसपास सिविल लाइंस थाने में ये इस एरिया में जो है कुछ आर्म्स इसकी डील होगी और वो लेने राजस्थान साइड से आएंगे। राजधानी के रोहिणी सेक्टर 15 से लापता किशोरी का अब तक पता नहीं चल सका। बता दें कि कपड़ों में प्रेस करने वाली 13 वर्षीय किशोरी 26 सितंबर को घर से दुकान के लिए निकली, लेकिन ना वो दुकान पहुंची और ना ही लौट के घर आ रही है, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। परिवार वालों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को बताया और परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने उनकी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और ना ही तलाश करने की कोशिश कर रही है, बल्कि उन्हें आश्वासन देकर थाने से टरका दिया जाता है। बेटी घत्तन से लेकर ही गायब हुई है, मैंने ढूंढी, हमें नहीं मिली। कितने टाइम से बेटी गायब आपकी? वो घत्तन से 9 बजे लेकर ही है, मैंने 12:30 बजे तक ढूंढा करो, 4 बजे तक ढूंढी, फिर घर पे चली गई हूँ, फिर आके फिर दोबारा ढूंढी, पर मुझे नहीं मिली। कितने दिन हो गए लड़की को गायब? आज 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए? हाँ, 26 तारीख की जब दीपावली पे 13 तारीख, बाकी 14 साल की होगी। मतलब अभी 14 साल की नहीं हुई है। तो कोई पुलिस स्टेशन है यहाँ पर, उनसे कंप्लेंट की, जाके बताया? हाँ, 26 तारीख को कर दी। 26 को कंप्लेंट हाँ, की? सब बढ़िया थी, सब सही थी, अच्छी थी दिखने में भी, और ऐसी वैसी नहीं थी कि अगर भाग गई हो, ऐसा नहीं था। कोई शक नहीं हमको कि भाग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ था ही नहीं, वो काम में रहती थी हर वक्त। मैंने तो कभी देखा नहीं कि किसी से बात कर रही है या कुछ ऐसा कि चले जाएगी, नहीं। तो पुलिस का, प्रशासन का जो रवैया है कि 11 वो दिन से गलत है। बच्ची लापता है और अभी तक कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं है उनके। खबर यमुनानगर से, जहां रादौर के वार्ड नंबर 5 माता मोहल्ले में बीती रात एक घर के स्टोर में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक ब्लास्ट के बाद आग लग गई, जिससे स्टोर में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी सहित अन्य सामान आग की भेंट चढ़ गया। आग की सूचना पाकर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मकान मालिक ने पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पा लिया था। लगभग 2-2:30 बजे के करीब, 2:15 बजे के करीब हमने उठ के देखा, हम साथ ही कमरे में पड़े हुए थे, तो इसमें ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने से जो है सारे कमरे में अंदर जो है आग लगी। जो भी सामान था कमरे में, क्या सामान था सर? इसमें सर वॉशिंग मशीन वगैरह थी, 2 कूलर थे सर, पंखा था सर, और कपड़े वगैरह थे सर, और साइकिल थी एक, तो सारा सामान जो है जल के सुहा हो गया जी, और अनाज की टंकी थी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।